हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शहरिया अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। उन्हें आप मेरे चैनल में प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो मैं अपना वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करती हूँ विदाउट डिलेइंग टाइम। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं निर्माण प्रणाली। अब प्रोडक्शन में निर्माण होता है किसका? प्रोडक्ट का। या आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भी हैं तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर पूरे सिस्टम को क्रिएट करना होगा। जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रॉपर सिस्टम से होकर गुजरता है, जिसमें एक सीक्वेंस होता है, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन पावर जिसके अंदर वर्कर एम्प्लॉय आते हैं, फिजिकल पावर जैसे वेरियस इक्विपमेंट, मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा। और ये सब मिलकर एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का। और यही जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहलाया जाता है प्रोडक्ट का। सो अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक कलेक्शन होता है। इक्विपमेंट कौन से हो गए? जो फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, और ह्यूमन रिसोर्स को आपस में संगठित करके, मतलब जब तक ये दोनों रिसोर्सेज आपस में नहीं मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। whose perform is to whose function is to perform one or more processing and or assembly operation on a starting raw material part or set of parts। ठीक है, इनके चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इन सब के अपने अपने काम होते हैं। वन बाई वन ये प्रोसेसिंग में जाते हैं। कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत होगा, कहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा। और ये जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन जो भी काम होते हैं, जो भी फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग होते हैं रॉ मटेरियल से, और एक सेट ऑफ पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। A set of operations performed on material which brings them closer to the desired final form। सो सेट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो वही यहाँ पे है सेट ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपको सेट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट में फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आप उनको जाके देख सकते हो। तो वो सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, वो मटेरियल पर क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल को एक डिजायर्ड फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। ऑल ऑपरेशंस हियर कंसर्न विद इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट प्रोसेस। अब ये जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी ये फंक्शन होते हैं, ये तीन जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा था, उस प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं। इनपुट प्रोसेस होता है, इनपुट होता है उस प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लास्ट आपका आउटपुट होता है। इनपुट के अंदर आपका, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, उस प्रोडक्ट को बनाने में आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, तो वो हमारा इनपुट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ गया कि वो पूरा प्रोसेस चल रहा है, यानी अब जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो ना तो आपका रॉ मटेरियल में रहा है और ना ही आपका भी वो फाइनल गुड्स बना है। अभी क्या चल रहा है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग, प्रोक्यूरमेंट, बीच बीच में जो है भर्ती करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। मशीन की मेंटेनेंस हो गई, आपका जो रॉ मटेरियल है उसको देखना कि रॉ मटेरियल जो आपने मशीन में डाला हुआ है वो किस उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है जो आपने सोचा हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के भी स्टेप होते हैं, कि इस स्टेप पर आकर हमको देखना है कि हमारे प्रोडक्ट का जो आउटलुक है वो किस तरीके का बन रहा है, ताकि फाइनल फॉर्म में जाके जब हमारे पास एक प्रोडक्ट आए और तब हमको लगे कि डिफेक्ट है भाई इसमें, तो ये जो हमने सोचा था ऐसा तो बना ही नहीं है,
तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, अब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत सारे काम होते हैं, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आती हैं। एंड लास्ट है हमारा आउटपुट, द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो एक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास मिलकर बनकर आता है। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पूरा पार्ट होता है। Thus, the combination of operations and activities mentioned before employed to create goods or service is termed as manufacturing system. नाउ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, कुछ उसके जो है कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी क्या हो गई आपकी? उत्पादन क्षमता। सो प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा लो लो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया? आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है, आप उसमें मार्जिन नहीं कमा पा रहे हो। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप करते हो तो आपको ये ध्यान देना होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस लेवल पर जा रही है। आप जितना कम सामान बनाओगे और सोचो कि उसमें ज़्यादा के ज़्यादा हम पैसा कमा लें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कम जो है प्रोडक्ट वो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगा देगी। प्रॉफिट और कॉस्टिंग में अंतर होता है। कॉस्टिंग जो उसके ऊपर आपका पैसा लग रहा है, मटेरियल का पैसा लग रहा है, लेबर कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना जो भी प्रोडक्ट बहुत हाई क्वांटिटी में बनता है वहाँ कॉस्टिंग कम हो जाती है, और जो प्रोडक्ट कम लेवल पे बनता है वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, और कॉस्टिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो आपके प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। सो आप बहुत सारी चीज़ें हैं कॉस्ट को घटाने के लिए। आप मैन पावर को, ज़्यादा मैन पावर वेस्ट ना करो, रॉ मटेरियल को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, और साथ के साथ में ये पूरी की पूरी चीज़ें बैलेंस करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए या प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर, आपकी जो ऊपर के जो ओवरहेड्स हैं, आपकी मटेरियल, आपकी डिमांड, ये सब चीज़ों के बीच में बैलेंस है या नहीं है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखना। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए होता है? क्वालिटी। एक बार के लिए कस्टमर, अच्छी क्वालिटी होगी तो कस्टमर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वालिटी केवल कंट्रोल करना ही नहीं, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी भी लेकर आना। ऐसा नहीं है कि आज आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोग ले रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि मार्केट शेयर तो मेरा बहुत बढ़ गया है, ग्रोथ हो रही है मार्केट शेयर में, धीरे धीरे आपने उस क्वालिटी के अंदर क्या करने लगे? कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया क्वालिटी के साथ में। तो वहाँ पे आपका जो मार्केट है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, बिकॉज़ कॉम्पिटिटर बहुत है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उतने ही रुपए में जितने में वो आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, उससे अगर आप उसको क्वालिटी ऐसी दे रही हो कि उतने ही रुपए में, उससे कम रुपए में वो कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो क्वालिटी को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और साथ के साथ में क्वालिटी में कंसिस्टेंसी लानी भी ज़रूरी है। जो क्वालिटी आपका कस्टमर 4 साल पहले ले रहा है, वही क्वालिटी उसको आज मिले, या फिर उस क्वालिटी में और अब अच्छा आप ऐड ऑन करो ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। जो भी चीज़ आप ऐड ऑन कर रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी है और उसके बाद जब आप उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन कर रहे हो उससे क्वालिटी नीचे हो गई है। नीचे नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी हमेशा इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट है गुड डिज़ाइन। गुड डिज़ाइन ऑलवेज अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। वही कहते हैं ना, फर्स्ट साइट, कि आप जब किसी प्रोडक्ट को देख रहे हो तो क्वालिटी आप बाद में चेक करोगे, सबसे पहले तो अट्रैक्ट उसके डिज़ाइन, उसकी पैकेजिंग से होगे। तो डिज़ाइनिंग बहुत मैटर करती है। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, ताकि एक बार प्रोडक्ट लेने के लिए तो जो आपका कस्टमर है वो तैयार हो ही जाए। अब जैसे जो, अगर मैं कहूँ कि किड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं,
अब किड्स को क्या होता है कि उनको तो क्वालिटी मैटर नहीं करती है, उनके लिए तो डिज़ाइनिंग बहुत मैटर करती है। और डिज़ाइनिंग के लिए अगर वो पीछे पड़ जाते हैं कि उनको यही लेना है, तो पेरेंट्स को वो दिलवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी तो होनी चाहिए, बट डिज़ाइन क्या हो गया, वो आपको विज़िबल है, कस्टमर को विज़िबल है। कस्टमर सबसे पहले डिज़ाइन पे जाएगा, देन उसके बाद वो क्वालिटी चेक करेगा। तो गुड डिज़ाइन ऑलवेज़ अट्रैक्ट द कस्टमर। उसके बाद आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो है उस पे आप केवल 1% या 2% का मार्जिन कमा रहे हो। उस प्रोडक्ट के ऊपर जितने में आपने पैसा नहीं लगाया, उससे ज़्यादा उसके ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों में पैसा खर्च हो गया, तो भाई ये तो आपके प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट इंडिविजुअल क्वांटिटी जो होती है वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। हमने पहले तो जो बात करी थी वो पूरे के पूरे प्रोडक्शन की बात करी थी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कम जो है, सॉरी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, कॉस्ट कम होगी और मार्जिन जो है वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप एक सैंपल भी बना रहे हो तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए हर चीज़ से, कि उसमें लेबर कॉस्ट भी कम हो और आप प्रॉपर तरीके से मार्जिन कमा सको। तो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं कुछ प्रिंसिपल। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो रही है। आप पूरा का पूरा जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, शीट बनाते हो, तो उसमें आपने जितना मटेरियल आपका वेस्ट गया है, उसका पैसा भी तो उसमें इंक्लूड होगा। और अगर आप वो वेस्ट नहीं करते तो उसका क्या हो जाता, प्रोडक्ट बन जाता जिससे आप मार्जिन कमा सकते थे, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो वेस्ट को कितना इलिमिनेट करना है, ये बहुत कोर प्रिंसिपल होता है। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का डिज़ाइनिंग इस तरीके से होना चाहिए, प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, कि जहाँ पे वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम लेवल पे हो जाए, 0.1% वेस्टेज भी ना रहे। इस तरीके का आपको डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा काइजन टेक्निक, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब ये काइजन टेक्निक जापानीज टेक्निक है और जिसमें क्या बताया गया है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। चाहे वो ह्यूमन पावर हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, प्रोडक्शन सिस्टम हो, कैसे भी हो, आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। यानी आप अप टू डेट रहोगे। आपके जो ह्यूमन पावर हैं, आपके जो वर्कर हैं, उनमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होना। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जिस तरीके से काम कर रहे हो वही चीज़ आज भी हो, क्योंकि हर इंसान सीखता है। हर इंसान जब जितना सीखेगा उतना ही उसकी गलतियां कम होने की चांसेस जो है होंगी, गलतियां वो कम करेगा। और ये तभी होगा जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो। तो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी यही चीज़ है। काइजन टेक्निक यही कहती है कि वेयर एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल ऑफ अ कंपनी वर्क टुगेदर प्रोएक्टिवली टू अचीव रेगुलर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि जब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट योर ह्यूमन एलिमेंट्स। अब अभी तक तो हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, अब बात आ रही है आपकी ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट कौन हो गए, ह्यूमन पावर। भाई डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, काम तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही कर रहा है। अगर आपकी जो मशीन्स भी चल रही हैं, वो चाहे कितनी प्रॉपर आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उनको आपने ऑटोमेटिक कर रखा है, पर उसको भी ऑपरेट करने के लिए एक पर्सन तो चाहिए होगा। तो आपके जो ह्यूमन पावर है उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे डोंट ओवरवर्क योर एम्प्लॉयज़।
ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को ओवरवर्क मत करो, जिससे क्या होगा वो डीमोटिवेट होंगे। अगर आप ओवरवेक वर्क करते हो तो डीमोटिवेट भी होंगे, उनका जो फैटिग होगा, थकान होगी वो ज़्यादा होगी। जब थकान ज़्यादा होगी, रिफ़्रेश नहीं होंगे तो उनसे गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी और इससे क्या होगा इनडायरेक्टली सारा का सारा जो अ, नुकसान उठाना होगा वो आपको उठाना होगा। शो देम द पर्पस बिहाइंड देयर वर्क। उनको बताइए कि जो काम हो रहा है उससे वो क्या अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करेगी और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को भी क्या ग्रोथ हो सकती है। अलाइंड इट पर्पस विद देयर ओन गोल। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को उनके इंडिविजुअल गोल के साथ में अटैच करने की कोशिश करिए ताकि उनको भी ये फील ना हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है, हमारा अपना पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। मेंटेन हाई अकाउंटेबिलिटी फॉर सक्सेस एंड फेलियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रेडिबिलिटी जो है वो देने का एक प्रॉपर पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने, चाहे वो कितना लोअर लेवल का पर्सन हो, उसने अच्छा काम किया है तो उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी बहुत, उसको उसका क्रेडिबिलिटी बहुत देनी ज़रूरी है। और अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी, एहसास कराना जिम्मेदारी का कि जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको ये फील कराना कि यस आपको, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो, एक मेंबर हो और आपको ये काम करना है। अब वो चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, एम्प्लॉय के अंदर खुद ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकता हूँ। और ये सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजरियल लेवल पे लोग होते हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए। Get to the root of a problem by talking to the employees and letting them tell you in their own words। जो भी प्रॉब्लम है उनकी रूट पे जाइए और एम्प्लॉय से बात करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। इंश्योर देयर टास्क हैव एज लिटिल फ्रिक्शन एज पॉसिबल। कोशिश करिए कि उनके जो टास्क हैं, ठीक है, वो उनमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके लिटिल फ्रिक्शन होना चाहिए। चैलेंज देम विदाउट डिमांडिंग। उनको विदाउट डिमांड किए आप उनको काम करने का चैलेंज दीजिए। आप उनके ऊपर थोपिए मत, बट उनके अंदर ये एहसास दिलवाइए कि वो अपने आप को खुद चैलेंज करें कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। गिव स्टेबिलिटी बट ऑल्सो वेराइटी इन देयर टास्क। उनको स्थिरता के साथ, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्थिर भी रहें और अलग अलग टास्क में उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि ह्यूमन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रखने में फुलफिल होते, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है हाइजून का। हाइजून का जो है वो एक जापानीज़ टेक्निक है जिसका मतलब होता है लेबलिंग। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर लेबल करना बहुत ज़रूरी है। अब लेबल का मतलब क्या हो गया, आपकी जो डिमांड है और आपके प्रोडक्ट की, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा घट गई, तीसरे दिन फिर आपके पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, चौथे दिन फिर वो डिमांड कम होती चली गई। तो एक प्रॉपर एवरेज लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो हाई जोन का ये कहता है, हाई जोन का के हिसाब से इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लीन मैथोडोलॉजी ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैच अनप्रिडिक्टेबल customer demand pattern and eliminate manufacturing waste by labeling the type and quantity of production output over a fixed period of time। कि ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो प्रोसेस है, हाई जोन का प्रोसेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो कस्टमर के डिमांड पैटर्न है आप उसको किस तरीके से मेंटेन करके रखोगे। बिकॉज अगर आप रॉ मटेरियल ला के रख रहे हो, आपको कभी नहीं पता, आज आपने सोचा कि अरे कल तो जो है हमारे पास डिमांड जो है, या लास्ट वीक डिमांड जो है वो कम थी, तो अभी हम रॉ मटेरियल कम ही लेकर चलते हैं, पर एकदम से कस्टमर की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब रॉ मटेरियल की तो शॉर्टेज है क्योंकि आपने उतना ही रॉ मटेरियल लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन शॉर्टेज हो जाएगा। वहीं आपने सोचा कि अरे लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, तो आपने बल्क में रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया। अब क्या हो गया, कस्टमर की डिमांड हो गई कम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका रॉ मटेरियल वेस्ट भी जा सकता है। आपके पास जो लेबर है, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि लेबर को एक एक हफ्ते के लिए रख रहे हो कि जब आपके पास डिमांड आ रही है तब आप बुला रहे हो।
ऐसा तो नहीं होता है। तो हाई ज़ोन का टेक्निक के थ्रू आप लेवलिंग को मेंटेन करते हो। आपको पता चलता है कि कस्टमर की डिमांड किस लेवल पे कितना बढ़ती और घटती जाती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको केवल इतना बता रही हूँ कि हाई ज़ोन का टेक्निक के अंदर किया क्या जाता है और इसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का एक टाइम पीरियड बनाना और उसको टाइम के अंदर ख़त्म करना। और ये जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली टेक्निक है। इसलिए जापानीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है या जापानीज़ जो कंपनी है, वहाँ पर प्रोडक्शन बिल्कुल टाइम टू टाइम ख़त्म होता है। जो उन्होंने सोचा है कि ये काम इस प्रोडक्शन सिस्टम में इतना काम इतने टाइम में होना चाहिए, वो उतने ही टाइम में होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर अपना एक जो है लेबल बना के रखना है। मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट एक दिन भी लेट पहुंचा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एंड लास्ट है हमारी क्वालिटी बिल्ट इन। क्वालिटी बिल्ट इन का मतलब क्या हो गया कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इस तरीके की क्वालिटी हो कि जो डिफेक्ट सिस्टम हो गया या जो प्रोडक्ट हो गया, वो उसको वहीं पे ही ख़त्म कर सके, डिफेक्ट को वहीं पे ही ख़त्म कर सके, मिस्टेक को वहीं पे ही जो है निकाल के दिखा सके कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। तो इसके लिए दो टेक्निक है जो यूज़ करी जाती है, एक तो पोका योग और एक जिदुका। तो पोका योग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मिस्टेक प्रूफिंग होता है, यानी जहाँ पर मिस्टेक आपकी तुरंत के तुरंत शो कर दी जाती है, ठीक है। और एक होता है जिदुका, जहाँ पे जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको डिटेक्ट करके दिखाया जाता है। जैसे आपने देखी होंगी यूट्यूब पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनी की दिखाई जाती हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो मशीन्स होती हैं वो इस तरीके की मशीन होती हैं कि जहाँ पर डिफेक्ट उनको दिख रहा है, वो मशीन प्रोग्राम ही इस तरीके से करी जाती हैं। उस मशीन के अंदर सेट होता है इस तरीके से प्रोग्राम, इस तरीके के टूल होते हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि अच्छा ये 4 प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं और ये 4 प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के दौरान अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। अब ये 4 प्रोडक्ट की जो कटिंग हुई है, इसमें जो एक की कटिंग है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन नहीं है, तो वो तुरंत उसको किनारे कर देगा। तो ये क्या हो गया? जिदू का ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटी। तो क्वालिटी बिल्डिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान ही आपको पता होना चाहिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर ही आप मिस्टेक्स को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो, एबनॉर्मलिटी को, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ इससे पहले के, जिसके अंदर फंक्शंस हैं, जिसके अंदर स्कोप है, जो कि ये पूरी सीरीज़ है। आप एक वन बाय वन पढ़ेंगे तो एक सिलेबस पूरा कंप्लीट आपका होगा। सो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यस देन click the like, share and subscribe button. Thank you so much. Keep watching and keep learning with EduLifetime.